खैर चलिए, हम लोगों ने जो है पिछली बार जो है अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में कैसे और किन सर्कमस्टांसेस में अडॉप्ट किया गया, और साथ ही साथ जो है पार्लियामेंट का खुद का क्या स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ, इसके डिफरेंट हाउसेस के कंपोजिशन, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने लास्ट पीरियड में जाना था। आज जो है हम पार्लियामेंट के पावर्स को देखने वाले हैं थोड़ा ब्रीफली। ओके, तो पार्लियामेंट जो है इसके पास कह सकते हो कि मेनली 5 तरह के पावर हैं। यह है तुम्हारा लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल, जुडिशियल एंड देन द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई ये भी पावर है, बड़ा पावर है ये। तो लेजिस्लेटिव पावर क्या है? तो पार्लियामेंट जो है वो कह सकते हो कि सबसे बड़ी कानून बनाने वाली संस्था है गवर्नमेंट के अंदर। ओके, ये जो है यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी टॉप सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर कानून बना सकती है। इसके अलावा जो कॉन्करेंट लिस्ट है, मतलब एक एक्चुअली क्या है कि स्टेट और सेंटर के बीच में जो पावर डिवाइडेड है ना, तो उसमें क्या किया गया है कि 3 लिस्ट बनाई गई है। यूनियन लिस्ट मैंने बोला था जिसमें कि केवल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे हैं। उसके बाद जो है आपका स्टेट वाला हो गया, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वही बनाएगी अपना कानून। और फिर एक कंकरेंट लिस्ट है जिसका कि नेशनल और स्टेट दोनों लेवल पर जो है कानून बन सकता है, लेकिन इसमें भी केंद्र का बनाया कानून जो होगा वो राज्य के बनाए कानून के साथ अगर मिलता है तो ठीक है, अगर विरोध में है तो केंद्र वाला जो होगा वो ज़्यादा बड़ा पत्ती माना जाएगा, समझे कि नहीं, वो इसको काट देगा। तो ये हो गया। और इसके अलावा रेसिडुअल सब्जेक्ट्स पे भी जो है केंद्र ही कानून बनाती है। रेसिडुअल सब्जेक्ट मतलब ऐसे सब्जेक्ट जिनके ऊपर जो है जब संविधान बन रहा था उस टाइम में जिन सब्जेक्ट के बारे में चर्चा ही नहीं थी, बाद में जो सब्जेक्ट्स आए हैं तो ये रेसिडुअल सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मान लो जब संविधान बना तो कंप्यूटर नहीं था, आईटी नामक कोई चिड़िया नहीं उड़ती थी, तो इससे रिलेटेड कोई खास ऐसा कानून बना ही नहीं। तो इसलिए अब उससे संबंधित जो भी कानून बनेगा वो कानून कौन बनाएगा? वो रेसिडुअल सब्जेक्ट की कैटेगरी में चला जाएगा। और उस पर भी कानून कौन बनाएगी? लोकसभा बनाएगी, वो पार्लियामेंट बनाएगी हमारी, राइट। तो इसलिए जो है ये सब कह सकते हो कि सबसे अधिक जो है कानून बनाने का पावर जो है वो तो है ही इसके पास। अब कोई भी लॉ जो होता है वो एक बिल के तौर पर जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है, और जब पास हो गया तो वो बन गया आपका कानून। अब ये जो है पैसे से रिलेटेड मनी बिल्स हो सकते हैं, या फिर ऑर्डिनरी बिल्स हो सकते हैं, या संविधान में संशोधन से रिलेटेड बिल हो सकते हैं। अब जो भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स, पैसा वाला मैटर छोड़ के कोई भी और जो लेजिस्लेटिव प्रपोजल है, कोई और जो बिल है, वो जो है दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। लोकसभा, राज्यसभा, किसी में भी उसको डाला जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ लेकिन दोनों हाउसेज का अप्रूवल जो है वो ज़रूरी है इसको पास करने के लिए। अगर मान लो कि कोई डिफरेंस है किसी लेजिस्लेटिव मैटर में मनी बिल को छोड़ के, तो फिर जो है एक मेजॉरिटी वोट ले लिया जाता है, दोनों हाउसेज का जो है जॉइंट मीटिंग बुला के, और एक जो है जॉइंट वोट ले लिया गया। लोकसभा राज्यसभा दोनों को साथ में बिठा लीजिए, तब देख लीजिए अगर ज़्यादा वोट आ गया तो पास कर देंगे। नहीं समझे कि अगर मान लो लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा ने अगर मान लो मना कर दिया उसको, ठीक है, तो अब क्या करिएगा? आप जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों को तब फिर साथ में बिठा के जॉइंट वोटिंग करवा सकते हैं। हाँ, फाइनेंशियल मैटर में ऐसा नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट है पावर्स टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। ये भी जो है आपके पार्लियामेंट का एक पावर है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो भी मिनिस्टर्स हैं, जैसे आपको पीएम हो गए और उनके अंदर जो डिफरेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो सब जो है कलेक्टिवली पार्लियामेंट के प्रति आंसरेबल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। तो पार्लियामेंट जो है वो उनको कंट्रोल करती है। कैसे? तो मिनिस्टर्स से जो है उनकी पॉलिसीज़, उनके एक्शंस के बारे में सवाल पूछती है। जैसे कि अगर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना या सुना होगा ना न्यूज़ वगैरह में भी, कि अपोजिशन ने जो है इस सरकार को इस मुद्दे पर घेरा, अपोजिशन ने सरकार को इस मुद्दे पर घेरा। तो जब अपोजिशन सरकार को क्वेश्चन करती है, सरकार को घेरती है, तो बेसिकली क्या कर रही है? वो सरकार को मजबूर कर रही है कि भाई सही से अपना काम करिए, हाँ, गलती मत करिए, ऐसी गलती मत दिखाइए, इस गलती को लेके जो है हम हंगामा कर सकें। तो उनको टो पे रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आवर जो दोनों हाउसेज में होता है, दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में क्वेश्चन आवर एक होता है, जिसमें कि डिफरेंट जो मेंबर्स हैं हाउस के वो डिफरेंट मिनिस्टर से सवाल पूछ सकते हैं कि हाँ भैया इस सवाल का आंसर दे दीजिए आप। मिनिस्टर्स जो हैं वो जानकारी मांगते हैं, साथ साथ सरकार के कामकाज में कोई खामी अगर है उसको पॉइंट आउट करते हैं। और अगर मान लो कि मिनिस्टर जो है वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे केस में जो है नो कॉन्फिडेंस का वोट भी उनके खिलाफ पास हो सकता है, ओके। और अगर नो कॉन्फिडेंस वाला वोट किसी मिनिस्टर के खिलाफ अगर कैरी आउट हो गया तो उस मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ेगा, वो नहीं रहेगा वहाँ पर। लोकसभा जो है इसका बेसिकली जो है ज़्यादा इफेक्टिव कंट्रोल है राज्यसभा की तुलना में, अगर एग्जीक्यूटिव की बात की जाए क्योंकि राज्यसभा जो है वो किसी भी मिनिस्टर के एक्टिविटी को क्रिटिसाइज तो कर सकती है, लेकिन ये जो है उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकती है, लेकिन लोकसभा में ये मोशन लाया जा सकता है। खैर, अब दूसरा जो कैटेगरी हो गया फिर फाइनेंशियल पावर्स का। तो पार्लियामेंट जो है उसको यूनियन फाइनेंसेस के ऊपर पूरा जो है कंट्रोल है। तो
तो हर एक साल जो है सरकार क्या करती है, तो लेजिस्लेचर के सामने यानी कि पार्लियामेंट के सामने अपना बजट रखती है। अब बजट में जो भी एक्सपेक्टेड इनकम है गवर्नमेंट का, मतलब क्या क्या पैसा कहाँ कहाँ से किस किस मद में आने वाला है, उसका भी हिसाब किताब रहेगा, और साथ ही साथ जो है किस तरीके से कहाँ पर इसको खर्च किया जाएगा, इसका भी एक जो है लेखा जोखा रहेगा। बजट के अलावा जो है फाइनेंस बिल भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें कि अगर मान लो कोई नया टैक्स से रिलेटेड प्रपोजल है, एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम में किसी चेंज का प्लान है सरकार के खर्चे को पूरा करने के लिए, तो वो सब उसमें डाला जाएगा। तो ये जो प्रपोजल्स हैं इनको लेजिस्लेटर के द्वारा पास करना पड़ता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार को ही डिजाइन करना पड़ जाएगा। बहुत बड़ी बात है ये। फिर आगे है पार्लियामेंट्री पावर में पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन करने का अधिकार। ठीक है, ये भी पार्लियामेंट कर सकती है। अगर मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई, संविधान के अंदर कोई एक आर्टिकल है जिसमें कि लगता है कि भाई सुधार की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, तो इसको जो है बदला जा सकता है। बस आपको दोनों हाउसेज में मेजोरिटी चाहिए। जैसे कि अभी मान लीजिए करेंटली जो है कश्मीर से रिलेटेड जो है कुछ मुद्दों पर जो है संविधान पार्लियामेंट्री लेवल पर जो है अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट किया गया, तो वो भी कैसे हुआ, तो आप अपर और लोअर या अपर दोनों हाउसेज में जो है मेजोरिटी का यूज करके उसको जो है चेंज किया गया। अब इसमें क्या है कि कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मेजर पोर्शन अगर आप बदलने वाले हैं तो उसमें जो है आपको दोनों हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ओके, दूसरी तरफ जो दोनों हाउस कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मैटर में जो है जो पावर है वो दोनों हाउसेज में जो है बराबर बटा हुआ है। और साथ ही साथ जो है अगर कोई इंटरनेशनल समझौता ट्रीटी कर रहे हैं या कोई ट्रेड एग्रीमेंट आप कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको जो है पार्लियामेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा। ठीक है ना। अब कोई जो नेता है वो अकेले या कोई सरकार जो है वो अपने मन से जाकर केवल ये नहीं बोल देगा यहाँ भाई ठीक है इंडिया का जितना भी कच्चा माल होगा वो हम आपको दे देंगे, बदले में जो है हमको इतना दे दीजिएगा पैसा आप। इस तरह की ट्रीटी आप जो है बगैर पार्लियामेंट से पूछे नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। सरकार को जो है पार्लियामेंट के सामने उन मुद्दों पर जवाब देना पड़ेगा। नेक्स्ट है जुडिशियल पावर, कि पार्लियामेंट जो है उसको जो है प्रेसिडेंट को हटाने का अधिकार है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का अधिकार है, और इसके लिए एक प्रोसेस होता है, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इसके अलावा जो है ये प्रेसिडेंट को ये भी रिकमेंड कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का जज है कोई या हाई कोर्ट का कोई जज है उसको हटाना है, तो ये चीज़ भी ये प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकता है। साथ ही साथ जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर या ऑडिटर जनरल इनके बारे में भी ये रिकमेंडेशन दे सकता है प्रेसिडेंट को कि हाँ फलाने को हटाइए, फलाने को आपको हटा देना चाहिए। तो ये सब पावर भी जो है पार्लियामेंट के अंदर है। तो अगर टेक्निकली कहा जाए तो पार्लियामेंट के पास तो अथाह पावर है, ढेर सारा पावर है। हाँ, इसीलिए तो हमारे यहाँ नेता सब इतने पावरफुल हो जाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं इस पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। तो मान लो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कांग्रेस, बीजेपी, जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, राइट। तो ये सब नेशनल पार्टीज़ हैं जिनका कि काफ़ी बड़े एरिया में इनका जो है प्रेजेंस है। तो तब रीजनल पार्टीज़ में जैसे कि अकाली दल, दैट्स लाइक स्पेसिफिकली पंजाब, तेलुगु देशम पार्टी, राइट, हो गया, या फिर इनफैक्ट आरजेडी की बात अगर आप कर लो या जेडीयू की बात कर लो या फिर आप तृणमूल कांग्रेस वगैरह की बात कर लो, तो ये सब भी एक तरीके से देखा जाए तो रीजनल पार्टीज़ ही हैं। एक स्पेसिफिक रीजन के बियॉन्ड जो है इनका कोई ऐसा सिग्निफिकेंट जो है इन्फ्लुएंस नहीं है, ऐसा कोई प्रेजेंस नहीं है। ओके, तो जितनी भी पार्टीज़ हैं इनमें सबसे ज़्यादा शासन तो खैर कांग्रेस ने किया है, इस बीच में जो दूसरी पार्टीज़ ने भी शासन किया है। रिसेंट के टाइम में जो है जो कॉलिशन गवर्नमेंट है उसका ट्रेंड ज़्यादा चल गया है, मतलब किसी एक पार्टी की कंप्लीटली सरकार नहीं होती है, एक जो है अलायंस की गवर्नमेंट होती है। जैसे करंटली अभी सेंटर में जो है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार चल रही है, राइट। वैसे बीजेपी के पास डायरेक्ट जो है मेजोरिटी मौजूद है अभी के टाइम में, राइट। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है ये सरकार वरकार बनाने का काम करती हैं। जो सरकार में है वो ठीक है, बढ़िया है, पावर में है। जो सरकार में नहीं है वो क्या करेगा, तो वो हल्ला तो कर ही सकता है ना, इतना हक तो दिया ही है, भगवान ने दिया है या संविधान ने दिया है, बात बराबर है, राइट। नाउ इन द नेक्स्ट वन वी विल टॉक अबाउट मेकिंग अ लॉ, जहाँ पर कि हम डिफरेंट जो है लॉ की कैटेगरीज को देखेंगे और कैसे उनको जो है पास किया जाएगा। और लेट अस डू दिस इन दिस क्लास इटसेल्फ। अब देखो, जब भी कोई ऑर्डनरी बिल की अगर बात करें तो उसके लिए जो है डिफरेंट स्टेजेज होते हैं। जैसे पहला है फर्स्ट रीडिंग। कोई भी ऑर्डिनरी बिल जो है वो मान लो कि दोनों हाउसेज में, राज्यसभा लोकसभा कहीं पर भी जो है वो इंट्रोड्यूस हो सकता है। कोई मिनिस्टर या कोई प्राइवेट मेंबर जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है बिल को और वो इसके ऑब्जेक्टिव को बता सकता है। और अगर हाउस जो है वो मान लेते कि ठीक है इस बिल पर हम चर्चा कर लेंगे तो फिर ये अगले स्टेज में जाएगा। तो इंट्रोडक्शन जो है इसको कहते हैं फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। अब जो सेकेंड रीडिंग है इसमें क्या होता है, तो बिल के ऊपर एक जनरल डिस्कशन होती है और उसके बाद जो है इस पर क्लॉज दर क्लॉज, मतलब हर एक पहलू पर जो है इस पर डिस्कशन होता है।
अब जो इस बिल के समर्थन में हैं वो ये सब पक्ष रखेंगे कि क्यों ये बिल अच्छा है, क्या इसकी खासियत है। जैसे अब टीवी या कोई और से सेल्समैन के सामने नहीं मिलते हैं, सर इसमें ये फीचर है, डॉल्बी डिजिटल साउंड है, राइट, ये जो है इसका रिजोल्यूशन है, फलाना ढिमका। तो वैसे ही जो बिल का सपोर्ट करेंगे बोलेंगे भाई इससे ये हो जाएगा वगैरह वगैरह। और जो विरोध वाले होंगे वो अच्छे ग्राहक की तरह जो है समझाएंगे कि नहीं आपके बिल में ये खराबी है, राइट, इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इसमें ये चेंज करिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना इतना डिस्काउंट दीजिए, तो वैसे ही वो बोलेंगे इसमें ये चेंज करिए, वो चेंज करिए, या फिर इसको कंप्लीटली रिजेक्ट करिए आप। तो ये सारा चीज़ होता है। अब जब डिस्कशन सब हो गया उसके बाद उस पर वोटिंग करवा ली जाती है। ओके, अब कभी कभी क्या होता है कि वोटिंग में मान लो कि कुछ हुआ, बिल को जो है सेलेक्ट कमेटी के पास भी जो है भेज दिया जाता है। मतलब बहुत सारे मुद्दों पर पार्लियामेंट के अंदर सेलेक्ट कमेटी भी बनती है, समझे कि नहीं। तो वो सेलेक्ट कमेटी, जिनके बारे में आप लोग अगले क्लास में ज़्यादा डिटेल में पढ़िएगा, तो वो सेलेक्ट कमेटी जो होती है वो फिर इस पर काफ़ी क्लोजली डिस्कशन करती है, ओके, केयरफुल स्टडी करती है। फिर ये कमेटी जो है हाउस के सामने अपना रिपोर्ट रखती है और फिर जो है क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होता है, फिर वोटिंग होता है, ठीक है। अब थर्ड जो रीडिंग है इसमें अब क्लॉज बाय क्लॉज नहीं, पूरे बिल को जो है वोटिंग के लिए रखा जाता है। अगर मान लो कोई माइनर मिस्टेक वगैरह कोई था तो उसको रेक्टिफाई किया जाता है, फिर इसको जो है सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया गया, ठीक है। अब अगर एक हाउस से बिल पास हो गया तब उसको जो है दूसरे हाउस में भेजा जाता है और फिर यहाँ पर जो है बिल के साथ जो है वही प्रोसेस सब होता है जो कि पहले हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से भी अगर पास हो गया तब भी जाएगा प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए। अब प्रेसिडेंट अगर अपनी सहमति दे दें तो उसके बाद बिल बन गया कानून। अब प्रेसिडेंट जो है वो भी अपनी सहमति रोक सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ भाई इस पर हम साइन नहीं करेंगे, और वो उसको हाउस के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। अब अगर मान लो कि बिल जो है वो दोबारा बिना किसी अमेंडमेंट के या थोड़ा बहुत अमेंडमेंट के साथ अगर पास हो गया, ठीक है, रिकंसिडरेशन फेज में, तो इस बार जो है प्रेसिडेंट अब उसको दोबारा रिजेक्ट नहीं कर सकता है, उसको जो है उस पर सहमति देनी ही पड़ेगी। अब अगर यहाँ पर मान लो कि दोनों हाउसेज के बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो यहाँ पर इस डेडलॉक को फरियाने का तरीका क्या है। और मान लो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने रोक दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने रोक दिया, ऐसे में क्या होगा, दोनों हाउस के जो है ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाएगी, ठीक है, और उसमें जो है स्पीकर के प्रेजेंस में जो है फिर कंबाइंड ज्वाइंट वोटिंग होगी और फिर जो है उसको देखा जाएगा कि पास होने लायक है कि नहीं है, राइट। फिर से मान लो कि मनी बिल हो गया, तो मनी बिल जो है वो तो खैर लोकसभा में ही हाजिर होगा केवल, ठीक है, और ये बिल जो है उसके बाद राज्यसभा के पास भेजा जाता है और राज्यसभा को इस बिल को 14 डेज के अंदर लौटाना है, ओके। और राज्यसभा जो कि अपर हाउस भी कहते हैं, वो इसमें कुछ जो चेंजेस वगैरह हैं उसका सुझाव दे सकती है, ठीक है, कि हाँ भैया आप ये सब चीज़ जो है वो बदल दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर इन चेंजेस को लोकसभा एक्सेप्ट नहीं भी करके इसको वापस भेज दे, ठीक है ना, तो उसके बाद जो है उसको वो जरूरी नहीं है, मतलब लोकसभा जो है उसके लिए कंपलसरी नहीं है कि वो राज्यसभा के रिकमेंडेशन को मान ले, वो ऐसे ही उसको जो है प्रेसिडेंट के पास भेज देगी, ठीक है ना, और प्रेसिडेंट को भी इस पर साइन करना ही पड़ेगा। मनी बिल के मैटर में ज्वाइंट सेशन की कोई जो है जरूरत ही नहीं है। तो दैट वाज अबाउट लाइक हाउ डिफरेंट लॉज आर मेड। नेक्स्ट सेशन वी विल लुक एट द यूनियन एग्जीक्यूटिव, राइट, और वहाँ पर जो है फिर हम प्रेसिडेंट एंड देन लाइक वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, right, and then we may like look at the civil services as well, but let us keep that for the next session. Okay, bye bye, have fun.